नमस्कार, बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। बजट स्पेशल में आज हमारे साथ देश भर के किसान हैं। राजस्थान के किसान हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र के किसान हमारे साथ हैं, गुजरात से बाबू भाई पटेल हमारे साथ हैं, बुंदेलखंड से हमारे साथ किसान हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ किसान हैं। और कुल मिलाकर इस बजट स्पेशल में हम खेती का जो रोड मैप है उसे समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 75 सालों में खेती की दशा और दिशा क्या रही है। समझने की कोशिश करेंगे कि खेती को लेकर के नीयत और नीति क्या रही है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री का मंसूबा ये था कि खेती जो है वो गांव की होनी चाहिए। एक तरह से वो कोऑपरेटिव मॉडल की दिशा में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह उनका कहना यह था कि खेती खानदान की होनी चाहिए। और उसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रहे ये तो इतिहास में आज बैठे हुए जो लोग हैं वो उसकी समीक्षा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो विवादों में पहले आजाद होते ही जब वो विवादों में कुछ पेंच फंस गया और उसमें से चौधरी चरण सिंह फिर कांग्रेस छोड़कर भी अलग निकल गए, ऐसी स्थिति में खेती को लेकर के पंडित नेहरू का रुझान भी फिर उसको जिसको नेग्लेक्ट एरिया कहते हैं, जिस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वैसी स्थिति में खेती चलती गई और खेती किसान के भरोसे और भगवान के भरोसे होती रही। पंडित नेहरू ने भी उस समय ये कहा कि जो हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं यही हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यही हमारे देवालय हैं और इसलिए चाहे वो गेल हो, भेल हो, सेल हो, बड़े बड़े डैम हो, उन सारा ध्यान उस तरफ चला गया। खेती का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योगों के लिए एक ढांचागत सुविधाएं वो मुहैया कराना शुरू किया गया, उनको स्थापित करना शुरू किया गया, लेकिन खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहीं का वहीं रहा। किसी किसान की खेती, किसी किसान के खेत अगर 10 जगह बिखरे हुए पड़े थे तो वो 10 की 10 जगह बिखरे हुए पड़े हैं 75 साल बाद भी बहुत सारे देश के हिस्सों में, लेकिन उनको एक नहीं किया गया। अभी भी खेत एक किसान का दूसरे किसान के साथ मात्र मेड़ पर विवाद चलता है और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे लाखों मामले हैं जिनमें किसान आपस में झगड़ते रहते हैं। उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं कर पाए, कोई ऐसा ढांचागत सुविधा या वो एक बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो हम शायद नहीं खड़ा कर पाए। बात उसके बाद उत्पादन की आई, हरित क्रांति की आई तो किसान तो हमेशा सरकार के साथ ही खड़े थे। श्वेत क्रांति की आई तो उन्होंने देश में दूध का एक तरह से दूध की गंगा उन्होंने बहा दी। बात जब हरित क्रांति की आई तो उन्होंने अन्न के भंडार भर दिए और उस समय की सरकारों ने भी, स्पेशली अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उन्होंने भी उस समय एफसीआई की स्थापना की बात हो, पंजाब में, हरियाणा में स्पेशली गेहूं, चावल इसकी खरीद की बात हो, इन सबको प्रमोट किया। लेकिन उस समय पूरा देश अछूता रह गया। ये सारी चीज जो है सब जगह नहीं आ पाई, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हुए। हरित क्रांति के अंदर देश मोनोक्रॉपिंग की तरफ चला गया और उसमें भी हम देख रहे हैं कि समस्या जो आ रही है उस समस्या के अंतर्गत अब देश की सरकारों को यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, हमारा जो परंपरागत अनाज थे, हमारे जो मोटे अनाज थे, मिलेट्स थे, उनको क्यों आप भूल रहे हैं? उनका क्या अपने शरीर के साथ उनका स्वास्थ्य से कितना गहरा संबंध है, उसको क्यों ना जोड़ कर रखा जाए? इस तरह की बहुत सारी बातें हुई और आज 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के तौर पर भी मनाया जा रहा है। हम मतलब तब किसी चीज को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जब वो कई बार चीज लुप्त हो जाती है। तो हमने अपने ही अन्न को, अपने ही आदि अन्न को, जिसको मूल अनाज कहते हैं, हमने उसे किस तरह से जाने दिया? क्या उसके भाव नहीं मिल रहे थे? उसका जो उस समय हमारी सेहत के लिए जितनी उपयोगिता थी उसके हिसाब से शायद उसके भाव मिलने चाहिए थे, ज्यादा कीमतें मिलनी चाहिए थी, ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा ध्यान चावल पर, गेहूं पर, गन्ने पर, कुछ और मोनोक्रॉप पर देश भर में गया है। इन सब चीजों को हम देख रहे हैं और जब ये व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई है, ऐसे में किसान भी केवल और केवल एक बात उनके ध्यान में रहती है कि उन्होंने भले ही पूरे क्षेत्र में गन्ना ही गन्ना उगा दिया हो, अब चौधरी चरण सिंह भी नहीं है जो किसानों को धमका सकें और ये कह सकें कि आपने इतना गन्ना बोया ही क्यों, और वो उन्हें अपनी टोपी उतारकर भी ये कह सकें कि इस टोपी में भी गन्ना बो देते। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज जो यहां किसान बैठे हैं
ये सड़कों पर आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं, इनका आंदोलन इनके अंदर चल रहा है। यहां ऐसे 80-80 साल के किसान बैठे हैं। हनुमानगढ़ से शंकरलाल सींवर आए हैं। किसानों को कैसे उचित मूल्य मिल सके, सरकार का भी डिस्टरबेंस कम से कम हो, पिछले 25 साल से 30 साल से उस सारे विषयों पर अध्ययन और उस विषय को पब्लिक डोमेन में ले जाने की बात करना, ये सारी चीजें वो करते रहे हैं। अवधेश प्रताप लल्ला यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि पंडित हैं। कैसे एक पूरे गांव को आप एक झटके में जैविक गांव बना सकते हैं, कैसे वहां पर आपको यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड उसको आप जीरो कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, मॉडल क्या होगा, उन्होंने अपने खेत पर अप्लाई किया। और किसी विषय पर पीएचडी करने वाले लोग तो होते हैं, किसी गांव पर, किसी क्रॉप पर कर सकते हैं लोग शोध, लेकिन वहां कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके खेत पर पीएचडी करके डॉक्टर बनने वाले हैं। यहां पर इस तरह के लोग हैं। कान सिंह निर्वाण हैं, उन्होंने डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो क्या हो सकता है, गाय का आय में क्या महत्व है, खेती में क्या महत्व है, इन सब चीजों को समझने की, समझाने की पूरे देश में कोशिश की है। हमारे साथ श्याम बिहारी जी बैठे हैं, उन्होंने इसी तरह से कैसे प्रसार कैसे हो जैविक कृषि का, प्राकृतिक कृषि का, जहां भी उनको लगता है कि किसानों का भला हो सकता है इस दिशा में चलते चलते, उस तरह से वो सारी चीजें की जा रही हैं। गुजरात से बाबू भाई पटेल हैं, आप किसानों को लेकर के नीतियां कैसे बेहतर हो सकती हैं, सरकार के साथ भी एक तरह का सेतु बनाने का काम कैसे किसान अच्छे से कर सकते हैं, उस दिशा में भी काम करते हैं। तमाम सारे जो किसान हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में, और आप इतनी दूर दूर से आए इसके लिए भी। और हम यहां से इस कार्यक्रम की शुरू बजट के बहाने से कर रहे हैं, जिसे हमने आज नाम दिया है भविष्य की खेती, खेती का भविष्य। भविष्य की खेती क्या होगी, खेती का भविष्य क्या होगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ जो किसान हैं उसकी शुरुआत हम करेंगे खेती के उन 4 चरणों से जिसको आप उत्पादन कह सकते हैं, पहले चरण को। दूसरा चरण जो उत्पादन हुआ है उसका भंडारण करना है। तीसरा चरण जो भंडारण किया है उसका प्रसंस्करण करना है, प्रोसेसिंग करना है। और जो प्रोसेस करके आपने पैकेज करके और उसको आपने एक ब्रांड भी बना लिया है, उसकी अब मार्केट आपको करनी है, यानी विपणन करना है। तो उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और उसके बाद विपणन यानी मार्केट, ये चारों चीजों पर हम बात करेंगे, सेगमेंट वाइज बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन की। उत्पादन को लेकर हमारे साथ अवधेश प्रताप लल्ला हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि पंडित हैं, झांसी के पास साकिन गांव है, वहां के रहने वाले हैं। आपने अपना जो जीवन है उसमें उत्पादन को लेकर जो आपने चिंतन मंथन किया, उसके बारे में आप हमें अगले 3-4 मिनट में जरूर बताइए। हमारा जो मॉडल है जी, वो किसान की आमदनी उत्पादन के द्वारा और खर्च कम होने के कारण देसी गाय उसमें मुख्य उसका तत्व है। और उसमें ये हमारा जो मॉडल है वो एक दूसरे को धक्का देने वाला है। इसमें मानव श्रम कम लगता है, एक आदमी ही बहुत सी चीज़ें कर लेता है। तो हमारा मॉडल इस पर है कि कोई किसान अपना अनुभव, निजी हमारा अनुभव है। आपने क्या किया? हाँ, जो अगर एक किसान 1 एकड़ में 1 गाय का गोबर डालता है जो करीब 35 कुंटल होता है, तो उतनी पैदावार होगी जितनी रासायनिक से होती है। वो अगर 2 गाय का गोबर डालता है तो फिर उससे दुगनी होगी। और अगर 3 गाय का डालता है 1 एकड़ में तो फिर अप्रत्याशित होगी। ये हमारा है। मतलब हम इसमें 48 इसको अप्लाई आप कैसे कर रहे हैं? आपकी जमीन कितनी है, आपने कितनी गाय रखी हैं, उनके गोबर, यूरिन को आप किस तरह से यूज करते हैं? जी, हमने पहले 1 एकड़ में 1 गाय रखी थी। अब हमारा धीरे धीरे जो 10-12 साल का अनुभव है वो 2 गाय 1 एकड़ पर है। और हम करीब 15 गाय रखे हैं और 8 एकड़ खेती कर रहे हैं। उसमें हमारी हाईएस्ट उपज मिलती है ये कि हम गोबर गाय रखे हैं और जो गैर दूध देने वाली गाय रखे हैं, और वो बिना दूध की गाय, बिना दूध वाली जो मरने वाली थी उनको हमने रखा, जिनको लोग छोड़ दिया। लेकिन हमने जब उनका गोबर गौमूत्र इकट्ठा किया और उसको अपनी नाली से गोबर गैस में डाला, मुख्य तत्व हमारा बायोगैस है।
बिल्कुल। गोबर गैस जो सैलरी निकलती है वो हम अपने स्प्रिंकलर द्वारा एक सिस्टम बनाए हैं, वो हम स्प्रे कर देते हैं। तो उसकी जो हमें पैदावार मिली वो अप्रत्याशित मिली, और उसके द्वारा जो हमने 1.5 गुना तक हो गई, या जो यूरिया या डाई से खेती कर रहे थे उससे भी ज्यादा हो गई? उससे भी ज्यादा हो गई सर। और हमने इसको करीब, ये मान लो आपके 100 कुंटल खाद डाला था 1 एकड़ में, तो हमने टेबल पी की थी अर्केल, उसका सीड 48 कुंटल मिला था, ब्रीडर सीड था। और उस पे हमें डॉक्टर ऑफ फार्मर की उपाधि इसी पे दी कि काली मिट्टी में आप कैसे इतनी अत्यधिक उत्पादन कर सकते हो। अभी आपने अपने खेत में क्या क्या लगा रखा है? अभी हमने चना लगा रखा, मटर लगा रखी, गेहूं लगा रखा, ये और सरसों लगा रखी। फलदार पेड़ कुछ? फलदार वृक्ष अनार हैं, मौसमी हैं, अमरूद भी है? अमरूद हैं। अवधेश प्रताप लल्ला ने अपनी बात कही है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैंने भी उनका खेत देखा है। जब उनके खेत में एंट्री आप करेंगे तो 2.5-3 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर गाय आधी इधर बंधी हैं, आधी इधर बंधी हैं। दोनों का यूरिन और गोबर एक जगह नाली में गिरता है। उसको पानी का हल्का सा स्प्रे कर दें तो बाहर एक गोबर गैस प्लांट है, उसके डाइजेस्टर में वो अपने आप चला जाता है। वहां से जितना गोबर गया उतनी ही स्लरी यानी खाद, जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर वो बाहर निकल जाता है। वो चूंकि थोड़ा सा सॉलिड होता है इसलिए फ्रेश वाटर का आधा इंच पानी उसमें डाल दिया जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड का ही आधा इंच पानी जो है वापस फ्रेश वाटर में मिला दिया जाता है, जो स्प्रिंकलर के थ्रू पूरे खेत में इरिगेट करता है। मतलब खाली पानी नहीं, खाद युक्त पानी। वो अगर आप उसको स्प्रे होते हुए देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे जिस पानी में सोना मिला रखा हो और उसका छिड़काव वो खेत में किया जा रहा हो। आप अगर देखेंगे, समझेंगे तो शायद बेहतर है। एक साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब गांव में एक किसान किसी काम को करता है तो उसको फॉलो अप करने वाले लोग, अगर वो वास्तव में उसके रिजल्ट अच्छे हैं तो फॉलो अप करने वाले लोग मिलते हैं। आपको वैसे लोग मिले? जी मिले सर, करीब 22 लोग मिले हैं, उनमें 4 लोगों ने शुरू कर दिया है। इसमें हम मुख्य बात कहना चाहेंगे कि किसान एक है, मंत्रालय 4 हैं। एक उद्यान विभाग है, एक कृषि विभाग है, एक पशुपालन विभाग है, तो इसमें एक बायोगैस वाला विभाग है। ये अलग अलग समय पे अपनी योजना देते हैं। हमें किसान को 1 तारीख में एक साथ देना है। ये जिले स्तर पर एक साथ हो सकते हैं, 4 मंत्रालय तो हम लोगों के बस में नहीं है कि एक कर दें, लेकिन जिले स्तर पर, सीडीओ स्तर पर ये एक साथ किसान को मिले तो फिर ये आमदनी हो सकती है। हमारा अनुभव था ये करीब सन 75 से। बिल्कुल। उसमें हमें, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर यही बात पॉलिसी का हिस्सा होती तो तब आप जो है 50 साल पहले ही ये उत्पादन और ये मैकेनिज्म जो है डेवलप हो सकता था। इसमें सर ऐसा है, हमारे उसमें करीब 11 लाख रुपए खर्च आता है। 10 गाय का आता है 7 लाख रुपए। 70,000 की एक देसी गाय अगर मान लें तो, लेकिन गाय तो सड़क पर है, गाय तो सर वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आमदनी दुगना करनी है, बिल्कुल अगर आमदनी दुगना करनी है तो दूध के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। उत्पादन को लेकर के आप क्या कहें? रामवीर जी ने आपने बहुत सही बात कही कि भारत की आज़ादी के बाद ये ऋषि और कृषि संस्कृति वाला अपना देश जो है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर कभी फोकस नहीं किया कि ग्राम आधारित और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को देश की तरक्की का मूल आधार बनाया जाए, बल्कि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण ये भारतीय परिवेश में कहीं फिट नहीं बैठा और उसका दुष्परिणाम आज किसान भुगत रहे हैं। 2000 से लेकर के 2010 तक हम लोग, मैं बस्ती का मूल निवासी हूँ, श्री कृष्ण चौधरी, और लोक भारती के माध्यम से जैविक खेती का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के अलग अलग हिस्सों में किया। लेकिन 2010 में पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी से जब संपर्क हुआ एक प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण वर्ग में, उस प्रशिक्षण वर्ग के बाद ये लगा कि प्राकृतिक खेती में सभी समस्याओं का समाधान निहित है। पानी का उत्पादन जो है उस मॉडल से आपको लगा कि वो एक तरीका है, उससे भी हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने खेत पर किया और दूसरे किसानों को, ऐसे काफी किसानों को खेत पर देखा जो है उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बाहर। तो ध्यान में आया कि प्राकृतिक खेती करने से न्यूनतम लागत के बाद भी हमारा उत्पादन कम नहीं हो रहा। उत्पादन न कम होने के साथ साथ देसी केचुए अपने आप जीवामृत और घन जीवामृत के माध्यम से जमीन में ऐसी परिस्थिति तंत्र का निर्माण होने से वो सुसुप्ता
बाल्यावस्था से जागृत होकर के अपने आप जो है देसी केचुए जमीन को भुरभुरी बना करके वो वाटर को रिचार्ज कर देते हैं बरसात में। बिल्कुल। और कान सिंह जी, सर, ये आज के समय में सरकार से एक निवेदन है कि सरकार अपनी नीति ठीक करे और किसान अपनी नीयत ठीक करे तो ये देश सोने का शेर बन सकता है, कोई दो राय नहीं है। मैं आज के 18 साल पहले नीति को लेकर आपके सजेशंस 1 2 3 क्या क्या हो जी सकते हैं? नीति के लिए मेरा सजेशन है कि पहली बात तो किसान की जो सब्सिडी देश में दी जा रही है, 1 रुपया बजट में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट किसान के खाते में दे दी जाए एकड़ के हिसाब से। ठीक। तो किसान गाय पाले चाहे कुछ भी करे, कैसे भी करे, तो अपने आप खेती होगी तो किसान संबल हो जाएगा। दूसरी बात जो है, ये देश भारत बना है गांव से, और गांव उसको कहते हैं जहां गायें होती थी। ये गाय नहीं समझ में आएगी तो भारत नहीं समझ में आएगा, नहीं किसानी समझ में आएगी। गांव भी समझ में नहीं हाँ, आएगा। गांव समझने के लिए गाय समझनी पड़ेगी, किसानी समझने के लिए जल पानी नीर एक है, वैसे धरती गाय प्रकृति तीनों एक हैं। तीनों को समझे बिना किसानी समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको गाय के जो गोचर भूमि थी उसके मालिक सरकार बन गई है, वो वापिस गाय को मालिक बनाया जाए। सरकार को उन्नति के लिए जमीन चाहिए तो गाय से खरीद ले। बिल्कुल, तो ये पाप का काम हो रहा है, इस पाप को पुण्य में बदला जाए। गाय घास खाएगी अच्छा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। जी। तीसरी बात जो है, पूरी दुनिया में हर चीज की कीमत उसकी गुणवत्ता से होती है। हमारे देश में इस गाय के जो भी दूध है उसकी दूध की कीमत फैट से होती है। ये षड्यंत्र है। इसको इतनी बड़ी विज्ञान की बात हम करते हैं, चांद पे प्लाट कटाने की तो बात आप करते कह रहे हैं कि दूध को एसएनएफ के हिसाब से लिया जाए, इसकी गुणवत्ता से लिया जाए, गुणवत्ता से लिया जाए, और इसकी फैट से कीमत बंद हो। तो ये जिस दिन ये फैट से गुणवत्ता से हो जाएगा तो गाय का दूध समझ में आ जाएगा, और गाय का दूध समझते ही गाय खुली फिरना बंद हो जाएगी, देश की तकदीर बदल जाएगी। ये देश का सामर्थ्य बदलने का श्रेय जो है सिर्फ गाय के पास है और किसी के पास नहीं। फिर आगे मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ। प्रोसेसिंग में मैंने पूरे देश को एक मॉडल दिया सर। मेरे पास में 300 कपल परमानेंट मेरे फार्म पे आते हैं। मैंने पूरा जीवन आधारित, गाय आधारित जीवन पद्धति और पूरा वातावरण दिया वहां जिनका मन डिला हुआ है, वो डोले हुए मन के लोग अपने मन को ठीक कर सकते हैं। तो वो 300 कपल आते हैं, रात को रुकने का गेस्ट हाउस में किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, सुबह पूरी प्रोसेसिंग की हुआ अपना रसोई का सामान खरीद के ले जाते हैं। तो किसान को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, और शुद्ध प्रोसेसिंग से हम प्रोसेसिंग में पूरे अनाज का सत्यानाश कर देते हैं। आपने खेत पर ही किसान कैफे बना दिया। जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे आप मसाले हैं, इस देश की परंपरा में कभी मसाले पीसे हुए नहीं खाए गए, या तो पत्थर पे बांटते थे या कूटते थे। दोनों परंपराएं बंद होने से पूरे के पूरे पोषक तत्व उसके नष्ट हो गए। तो किसान की वजह से, पूरे सिस्टम की खराबी की वजह से ये देश नपुंसकता की ओर जा रहा है। तो सही प्रोसेसिंग होगी, भारतीय परंपरा से प्रोसेसिंग होगी, और किसान को बैंकें जो कोई सहायता नहीं देती है, बैंकों को किसान के प्रति लिबरल करना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ ठीक तरीके से समझाना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग खेत में हो और मार्केटिंग खेत में हो। ये जो फैमिली डॉक्टर वाला फार्मूला है, वैसा ही देश में उच्च लोगों को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो हैं, जो देश के किसान के हित में सोचते हैं, फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर होना चाहिए। क्या बात है। ये जब तक नहीं होगा तब तक डायरेक्ट किसान का लिंक नहीं होगा। ये मार्केटिंग की, एमआरपी की, ये जितने भी बातें, एमएसपी की बातें सब गायब हो जाएंगी, क्योंकि किसान का उपभोक्ता से सीधा संपर्क हो जाएगा, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। बात करेंगे उस पर भी। जी। मैं श्याम बिहारी गुप्त, अम्बाबाई, जिला झांसी, बुंदेलखंड। बजट सामने है, मार्गदर्शन के तौर पर 1 2 3 पॉलिसी क्या, किस तरह का रोड मैप क्या हो? बिल्कुल सफलतापूर्वक पहला सूत्र है किसान खेत पर। ये पॉलिसी मैटर भी है और किसान का व्यक्तिगत मैटर भी है। यदि किसान खेत पर रह रहा है, तो गांव समाप्त करके गांवों को खेतों पर ट्रांसफर करना है, किसान को खेत पर ट्रांसफर करना है। पॉलिसी में ये आ रहा है कि जो मतलब आप कह रहे हैं घर खेत पर। जी, घर खेत पर। यदि किसान खेत पर रह रहा है तो वहीं रह रहा है, उसका जानवर का ज्यादा उसका स्वस्थ जीवन है, और जो है उसका पेड़ पौधे सब्जी सब लग जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है, सरकार जो प्रधानमंत्री आवास दे रही है, वो आवास उन किसानों को वरीयता दी जाए, या उनको वरीयता दी जाए जो किसान खेत पे रहना चाहते हैं। तो उनको यदि खेत पे रहने लगेंगे तो उनका जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी तरह के उनके ठीक हो जाएंगे। दूसरा पॉलिसी मैटर में है कि यूरिन कलेक्शन और बायोगैस ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। मेरा ऊसर खेत था, ऊसर खेत को हमने खेती लायक बनाया। केवल पहले दिन हमने जब एक गाय रखी थी, आज मेरे पास 25 गौवंश है, जब एक गाय रखी थी तो मैंने पक्का कैटल शेड बनाया था, पूरा मूत्र आके हौदी में इकट्ठा हुआ और गोबर गैस लगाया। जी, आज हर किसान को आवश्यक है कि आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर घर घर पहुंच गए हैं, लेकिन 1100 रुपए की, 1000 रुपए की गैस, वो उसके पास में जितना भी गोबर और कचरा है, जो कहते हैं कचरा में लोग आग लगा रहे हैं, उससे जो है एनवायरमेंट खराब हो रहा है, गोबर खुले में पड़ा हुआ है, मीथेन वातावरण में जा रही है। तो ये करना पड़ेगा हमको कि गोबर गैस अनिवार्य हो,
और वो गोबर गैस की स्लरी खेतों में जाए, जीवामृत बीजामृत बन के जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो। बिल्कुल। और इसमें एक नहीं किसान वो है जो साल में 100 तरह की चीजें पैदा करता है, अपना बिल्कुल। दलहन अपना तिलहन। केवल गेहूं और धान पैदा करना ये फूड सिक्योरिटी नहीं है। फूड सिक्योरिटी जब होगी जब 1 लाख करोड़ रुपए का हम बाहर से अभी तेल ले रहे हैं। तेल हमारे यहाँ बाहर से आने की कोई आवश्यकता नहीं, दलहन आने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। पूरी तरह से हम जब स्वावलंबी तभी होंगे जब किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेगा। बिल्कुल। और मेरी एक लास्ट बात जो है वो ये है कि जो प्रोसेसिंग है वो लो आरपीएम की मशीन से होना चाहिए, जो आदरणीय कांत सिंह जी ने कही। 1 हॉर्स पावर के मोटर से आटा हम बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और वो उससे क्या होता है कि 1 घंटे में लगभग 8 किलो आटा निकलता है हमारा। बिल्कुल। अब वो इसी तरह से तेल का, इसी तरह से दलहन का, तो यदि जो लो आरपीएम की होगी तो उसकी गुणवत्ता सही होगी और किसान साल भर में जो 100 कुंतल माल पैदा कर रहा है वो प्रोसेसिंग पैकेजिंग करके फैमिली फार्मर बिल्कुल। के आधार मुझे पर लगता है बाबू भाई कि इसी सेगमेंट में हम उत्पादन और प्रोसेसिंग पर भी कुछ बातचीत हमारे साथियों ने कुछ कर ही ली है। मैं पूसा के एक साइंटिस्ट के साथ बैठा था, उनका कहना यह था कि अगर उत्पादन में गोबर गैस प्लांट को वो बहुत महत्व दे रहे थे और उनका कहना यह था कि 100 से लेकर 150 एकड़ तक की ज़मीन के ऊपर अगर आप 20 घन मीटर का एक गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो उसी से, और जो मॉडल है लल्ला का, और उसमें आप स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उस इरिगेट करते हैं 100 से 150 एकड़ ज़मीन को, तो एक गाँव में करीब 10 गोबर गैस प्लांट लगाने की ज़रूरत होगी। और एक गोबर गैस अगर 20 घन मीटर का है तो उसको 30 गायों की ज़रूरत होगी। तो जो पशुधन आज गांवों में बेसहारा घूम रहा है, शहरों में भी बेसहारा घूम रहा है, वो हमारे लिए एसेट हो सकेगा और इस एसेट को हमें जाया नहीं जाने देना चाहिए। आप सहमत हैं? कुछ सही बात है। जो आवारा पशु की समस्या पूरे देश में कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो वो आज एक समस्या बन गई है। उसका क्या हो सकता है हल? तो ये जो बात सामने आई है, जो पूरी बात यदि हम समझ लेंगे, आज पूरे देश भर में एक मुहिम चली है। कहीं ना कहीं प्रकार से, मानो आप कहीं जैविक खेती कहे, कहीं प्राकृतिक खेती कहे, कहीं सजीव खेती कहे, कहीं एग्रो टूरिज्म की बात आई, तो किसी न किसी प्रकार से छोटे छोटे आंदोलन से बन गए हैं। आंदोलन के स्वरूप ये चल पड़ा है। बिल्कुल। तो उसका भी एक बजट में भी इसको सम्मिलित करते हुए आवारा पशुओं की समस्या को कैसे निपटा जाए। एक गोबर गैस प्लांट अगर 20 घन मीटर का है तो सरकार उस पर 72,000 रुपया उस पर खर्च आता है करीब, और सरकार उस पर करीब 32-33 हजार रुपए के आसपास सब्सिडी भी देती है। जी जी। तो लेकिन ये बहुत आसानी से ये हो जाए और किसान भी 10, 12, 15 किसान मिलकर के तैयार हो जाएं और 10-12 किसानों के पास जो 5-7 ट्यूबवेल हैं उसकी जगह एक ही ट्यूबवेल काम करेगी जी, तो ये आराम से शायद हो सकेगा। ये हो सकेगा, लेकिन ये पहले भी सामूहिक गोबर गैस बायोगैस प्लांट की योजनाएं आई थी, लेकिन ये बीच में क्या हुआ कि वो खेती में जो प्रोडक्शन होता था उसका जो लाभदायी मूल्य नहीं मिलने की वजह से आज ऐसा एक माहौल बीच में समय काल में आ गया कि यदि किसान को उनकी उपज के पूरे दाम नहीं मिल रहे तो किसान उसका योजना का हमने एक और खेती छोड़ने अनप्रैक्टिकल अप्रोच हमने एक और देखी। खेत है 1 किलोमीटर दूर और गोबर गैस है गांव में। जी जी। तो गोबर गैस की स्लैरी को वहां ले जाना ये अपने आप में एक टिपिकल जॉब था। उसमें भी आती रहती है, इसलिए वो पूरी तरह से उनका एक सोच समझ के ही बनाना पड़ेगा मॉडल, जो यदि बनाना है तो इसी प्रकार हमने भी इस बार भी बजट में अभी सजीव ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत बारी बातें चली है, पीएम साहब भी उसके ऊपर जिक्र ये दे रहे हैं, तो इसका हमने भी सुझाव डाले हैं कि एक तो बात आई अभी फर्टिलाइजर, इसकी 2.5 लाख करोड़ तक की ये पहुंची है सब्सिडी, तो उसको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट के तहत किसानों के अकाउंट में क्यों ना डाला जाए, ऐसी बात भी हमने बताई है। और एक तरह से किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुछ राशि दे रही है। लेकिन वो तो यूरिया का कट्टा जो है, हाँ, जब सब्सिडी आपको डायरेक्ट दे देंगे किसान को तो यूरिया का कट्टा जो है उसका रेट उतना ही ऊपर चला जाएगा। नहीं, हम तो ऐसे कहते हैं, अभी एक बात चली है कि लेकिन आपका कहना है कि जो यूरिया नहीं डाल रहे हैं उनको तो फायदा होगा ना। जिसको जो चाहे वो खेत में वो लगाएंगे, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से लेकर ऑर्गेनिक कोई भी है खाद लगा सकता है। किसान जो भी करे 2.5 लाख करोड़ तक का जो आज एक बड़ा हिस्सा बजट का उसमें चला जाता है, वो किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी के तहत अकाउंट में डाल देना चाहिए। किसान जो मर्जी पड़े वो उसे आसानी से वो खेत में वो लगा सकता है। और एक बात हमने यह भी सामने रखी है बजट चर्चा में भी
वो एक तरफ से किसान सम्मान निधि के तहत कुछ राशि आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी, सभी इनपुट्स और यांत्रिक जो औजार जो इनपुट्स है हमारे, उसके ऊपर जीएसटी 18% लगा दिया है। तो एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, ये भी खत्म करो। सीधा किसानों को मुआवजा मिले, डायरेक्ट उनको जो लाभ मिले, ऐसी कोई ना कोई योजना की रचना बजट में यदि अच्छी तरह से बनती है तो ही वो उसका कुछ ना कुछ ये हो सकता है। अभी इंटरेस्ट सब्सिडी, वो सब्सिडी धिराण की बात ले ले, कृषि ऋण देते हैं तो उसका भी अभी थोड़ा वो बढ़ाना चाहिए। तो कृषि ऋण अभी देते हैं, इसमें भी उसका पूरा ये होता नहीं है, तो इसका भी ये थोड़ा बहुत राशि बढ़ानी चाहिए, ऐसा भी हमने मांग रखी है। तो इसी प्रकार बजट से लेकर भी चर्चा आपने ये टीवी पर आज ली है, तो भारतीय किसान संघ आपका बहुत बहुत आभारी है। चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने जो चर्चा रखी है किसानों को फायदेमंद होगी, ये शायद ये सभी देश से आए ये जानकार लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छा धन्यवाद आपको देते हैं। मतलब यहाँ हम एक बात और भी समझ सकते हैं कि उत्पादन को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें गोबर गैस प्लांट की एक बात है। एक बात ये भी है कि अगर एक गांव में 10 गोबर गैस प्लांट पर पूरी गांव की जमीन को शिफ्ट कर दिया जाए और जिस दिन वो चालू होंगे उसी के कुछ महीने बाद आप उसकी टेस्टिंग करा लीजिए, पता चला कि वो गांव पूरा का पूरा गांव अपने आप में एक हेल्दी विलेज, एक ऑर्गेनिक विलेज या नेचुरल विलेज में कन्वर्ट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वहां उसे एक सिस्टम से खेतों को खाद और पानी एक साथ मिल रहा होगा। मैं आपको भरतपुर का एक उदाहरण बताऊं, वहां तो उन्होंने कहा कि 22 किसानों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां डेवलप कर लिया। भरतपुर में गोपाल ठाकुर ने अपने यहां पर 20 घन मीटर के गोबर गैस प्लांट को लगाया, अपनी जो जमीन थी और बाकी बाजू के किसानों को भी उससे स्लैरी, खाद, पानी ये दिया। साथ में उसी गोबर गैस प्लांट पर एक इंजन लगा करके उसी से अपने ट्यूबवेल को चलाया, उसी से अपने चारा काटने वाले चाफ कटर को चलाया, उसी से आटा पीसने वाली मशीन को चलाया, और वो उसे बखूबी कर रहे हैं। और जब उन्हें उसका बम्पर बेनिफिट लगा तो अपनी बेटी की शादी में अपने समधी को उनके खेत पर दहेज में 20 घन मीटर का एक गोबर गैस प्लांट लगा कर दिया। ये सारी की सारी गाय जो गौशालाओं में वहां भी एक तरह का वो कोई बहुत खुशहाल जीवन नहीं जी रही हैं, वे सब की सब ये एक गोबर गैस प्लांट के साथ अगर 30 गाय आ जाती हैं तो जो सरकारों का जो भी कुछ उसमें इनिशिएटिव है, अनुदान है, उसके साथ अगर वो अटैच हो जाता है तो निश्चित तौर पर गाय का शहर में क्या काम। मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, लेकिन वो गौशालाएं अगर किसानों के खेतों पर अगर वो शिफ्ट हो जाती हैं सिर्फ 30-30 गाय, तो देश में खेती का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है जिससे आप अपने जो सब्सिडी की बात की है जो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, उसको भी किसी तरह से खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमने ध्यान दिया तो शायद खेत भी मजबूत होगा, किसान भी मजबूत होगा और हम एक अच्छा और बेहतरीन उत्पादन करने में कामयाब होंगे। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब बात करेंगे तो बात इस बात पर करेंगे कि जो हमने उत्पादन किया है अब इस उत्पादन को बाजार तक ले जाना है। इसमें इसकी प्रोसेसिंग भी कर ली है, इसका भंडारण भी चलिए कर लिया है, लेकिन ये बाजार में जब जाता है तो हम मंडी में जाकर किसान कैसे निराश हो जाता है, ये बातें हम सुनते हैं। जब एक आदमी 200 किलोमीटर दूर से अपने उत्पाद को लेकर के मंडी में पहुंचता है और वहां अगर उसकी कीमत नहीं मिलती है तो उसे वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है और उसे औने पौने दाम पर भी वहां छोड़ना पड़ता है। ये देखा है, ऐसा ना देखना पड़े इसके लिए क्या कुछ किया जाए, विपणन में क्या नीति में इनोवेशन किया जाए, नवाचार को अडॉप्ट किया जाए, अपनाया जाए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भविष्य की खेती पर, हम बात कर रहे हैं खेती के भविष्य पर और बात इस बात पर कर रहे हैं कि कैसे उत्पादन का बुनियादी ढांचा जो है वो खड़ा होना चाहिए, भंडारण का बुनियादी ढांचा खड़ा होना चाहिए,
वेयर हाउस की बात, एफसीआई वगैरह के गोदाम तो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, लेकिन ये पॉलिसी में भी बातें आई थी कि उसे ब्लॉक लेवल पर भी वेयर हाउस की व्यवस्था हो। ये व्यवस्था गांव स्तर पर भी अगर होगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी दिशा को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। यही दरअसल खेती के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। और इसके बाद प्रसंस्करण की बातें यहां पर हुई हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सब के बाद बारी आती है विपणन यानी मार्केटिंग की। ये जो हमारे पास चीजें हैं इनको हम बेचेंगे कहां। हमारे साथ शंकरलाल सींवर बैठे हैं, हनुमानगढ़ से हैं। 25 से 30 साल हो गए उन्हें इसी लाइन पर वो सोचते रहे हैं। उनका कहना यह है कि एक गांव जो है उसके अंदर जो जो उत्पादन हुआ है उसके सबसे नजदीक जो शहर है, कस्बा है, वहां के लोगों को एक कंज्यूमर सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। मान लिया 5,000 लोग गांव में हैं और 10,000 लोग वहां शहर में, एक कंज्यूमर सोसाइटी है, तो इस गांव के लोगों का जो उत्पादन है वो उस कंज्यूमर सोसाइटी पर एक आउटलेट हो और वो वहां बिके। और इसमें सरकार सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटरी की भूमिका निभाए। जो उत्पादन उस गांव में नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही उत्पादन वो देश के किसी भी हिस्से से अपने सोसाइटी पर, जो प्रोडक्शन सोसाइटी है, प्रोड्यूसर सोसाइटी है, जो गांव की सोसाइटी है, वो मंगा सकती है और वहां से वो वहां पर वापस उसे भेज सकती है जो कंज्यूमर सोसाइटी है। दोनों के बीच एक संबंध बने और इसमें दोनों के बीच में एक एमएसपी जो है वो अपने आप दोनों मिलकर बैठकर डिसाइड कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं, अगर आप D2C जिसको डायरेक्ट टू कंज्यूमर कहते हैं, उसमें आज भी वो लोग घाटे में नहीं हैं जो इस प्रैक्टिस को अपना रहे हैं। मतलब आज भी जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो किसान को चीट नहीं कर रहा है। किसान चीट होता है जो अलग अलग उससे पहले के चरण हैं, टेबल हैं, चाहे मंडी है, मंडी से लाने वाले लोग हैं, फिर जिसको मिडल मैन कहते हैं। इसलिए किसान को डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जोड़ा जाए। शंकरलाल सींवर जो है इस पर चिंतन करते रहे हैं, उनके चिंतन को हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें, हम सब लोगों को उसे बताएं। नमस्कार जी, शंकरलाल सिंवर, जिला हनुमानगढ़ से। जी थोड़ा लाउडली। एक बात मैं आपको इस दिशा में ले जाने से पहले कहूँगा कि हम मांग करते हैं एमएसपी की। एमएसपी है सपोर्ट प्राइस। जो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता उसको हम सपोर्ट देते हैं, वो किसान को है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो न्यूनतम भाव है और मार्केट की तरफ से जो भी उत्पाद आता है इंडस्ट्रियल का, यानी मैक्सिमम प्राइस, इंडस्ट्रियल का जो भी है, छोटी सी पेंसिल से लेकर मशीनरी तक का जो है उसका मैक्सिमम भाव, यानी उसका मेरा मानना ये है कि दोनों तरफ को बैलेंस रखने के लिए किसानी के ऊपर तो लागत मूल्य की टोटल को जोड़ के वो दाम हो और मशीनरी आदि जो आती है उनके भी लागत मूल्य पर उसके दाम अंकित हो। अब ये हमारे दिमाग पकड़ लेते हैं, 5 पैसे लगने वाली जिसमें लागत की चीज़ है उसको वो 99 पैसे लगा के 1 रुपये से नीचा रखते हैं, यानी 2 अंकों में नहीं जाने देते। कितनी होशियारी से वो काम करते हैं। अब मैं विपणन पे आऊँगा। आज ये कृषि प्रधान देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित है, रोज़गार कृषि से उनको मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार अगर इस सिस्टम को जिस तरह मैंने सोचा है बना दे तो बेरोजगारी जाएगी, भूखमरी जाएगी और देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। मैं कहता हूँ उत्पादक का उत्पादन उसके गृह स्थान पर संग्रह हो, बिके नहीं, वो उसका स्टोर करे, उसका विधायन करे, पैकिंग करे, बाई प्रोडक्ट बनाए, वहाँ मशीनरी लगेगी, वहाँ लोगों का रोजगार मिलेगा। और जब उसके पास एक्सेस जो भी पदार्थ बचता है वो अन्य किसी सोसाइटी में जहाँ के लोगों की जरूरत है वहाँ डायरेक्ट बेच दें। सपोज करो जैसे कलकत्ता में चाय होता है, आसाम में चाय होता है, कई फ्रूट्स होते हैं, बिल्कुल, और राजस्थान में चाहिए तो वो डायरेक्ट राजस्थान की सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी में संग्रह करके राजस्थान की सोसाइटी को दे दे। राजस्थान में सरसों गेहूँ अच्छा होता है, कलकत्ता को चाहिए वो डायरेक्ट वहाँ की सोसाइटी को दे दे। और सोसाइटी अपने नागरिकों के बीच एक निश्चित संख्या तक एक बूथ बनाए और अपने उत्पाद उन लोगों तक डायरेक्ट दे दे। तो उत्पादक को तो वो लाभ
पैसा मिलेगा जो उसने लागत किया है उस पे मुनाफा, और उपभोक्ता को वो उत्पाद उस भाव से मिलेगा जो विक्रय के हिसाब का है। मात्र उसका आने जाने का, ट्रक आदि का भाड़ा किराया जुड़ेगा, कोई और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ेगा। जब तक ये बड़े व्यापारियों के हाथ में संग्रह करने की पॉलिसी चलेगी, किसान को कोई भूखा मरने से बचा ही नहीं सकता। मेरे 50 साल की उम्र तक मैंने ये अध्ययन किया है, और इस अवाना बात जी- में मैं किसी से भी तर्क करने को तैयार हूँ, कितना बड़ा कृषि पंडित आ जाए भले ही। जब तक विक्रय पर आपकी पकड़ नहीं होगी, आप गरीब रहोगे ही रहोगे। और मेरे साथियों ने अच्छी अच्छी बातें बताई, उत्पादन की के अच्छे प्रयोग किए। मैं इन बातों का भी जानकार हूँ कि मेरे जिन साथियों ने जैविक उत्पाद किया उनके खरीदार नहीं है। और उनके खरीदार क्यों नहीं है कि ऐसा कोई केंद्र नहीं है। तो जैविक की तरफ वो कैसे बढ़ेंगे? लोग बेरोजगार और भूखमरी के मारे सस्ते से सस्ता खरीदना चाहते हैं। आपकी बात को बाकी लोग कैसे देखते हैं उसको भी हम सुन लेते हैं। धन्यवाद जी अवाना जी। एक है संग्रह केंद्र, दूसरा है बिक्री केंद्र। संग्रह केंद्र जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो उनका अपना गांव में, और जो बिक्री केंद्र है, जो कंज्यूमर सोसाइटी जो आपके पड़ोसी शहर में है, वो वहां। और कंज्यूमर तो गांव के लोग भी हैं, तो अपने गांव के लिए, और जो बचा हुआ है वो अपनी जितने लोगों का आप पेट भर सकते हैं उनके यहाँ भी आपकी एक सोसाइटी हो। उनका कहना यह है कि गाय का दूध भी उनको आपकी सोसाइटी से जाए, मिठाई भी आपकी सोसाइटी से जाए, नमकीन भी बन करके आपकी सोसाइटी से जाए। मतलब कुल मिलाकर के गांव जो है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि गांव की तरफ लोग देखें, ठीक है। इस दिशा में शायद जो पूरा जो रोड मैप है, जो आइडिया है, इंडिकेशन है, वो सींवर साहब का है। हाँ। राम राम साहब, जैसा आपने पहले जिक्र किया फैमिली फार्मर वाला, हमारा फार्म है जयपुर में, 400 परिवारों का फैमिली फार्मर है, और मिठाई से लेके नमक तक और सारे फ्रूट, क्या बात सारे हम बना रहे हैं। आप चाहो तो ये मॉडल आपको दिखा जो सकता हम हूं। बात कर रहे थे वो एक किसान कर रहा है, वो कह रहे हैं यही काम एक गांव मिलकर भी कर सकता है। अच्छा, मेरी इनकम 3-4 गुना कैसे है? सुबह दूध की बोतल उसके घर जाती है, और व्हाट्सएप पे हमने सबके जोड़ रखे हैं। हमें 2 पाव भर नींबू चाहिए, 2 मूली चाहिए, थोड़ा सा मसाला चाहिए, तेल चाहिए, उसी ट्रांसपोर्टेशन में वो चले जाते हैं। क्या बात। जैसे टमाटर मंडी में 20 रुपए किलो इन्होंने दिए, और वो घूम फिर के मंडी शुल्क के बाद कस्टमर को मिलेगा 40 रुपए में, और मेरा जो टमाटर है वो डायरेक्ट इनके यहाँ दूध के 40 में साथ जाता 40 है। रुपए में जाएगा। तो ये फार्मूला अगर बड़े शहरों के पास जो किसानों के हैं तो इसको अपना सकते हैं। दूसरे एक मैं सुझाव देना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3-4 योजना पशुपालन को लेके बहुत अच्छी लाए, और इन तीनों चारों का मैं फायदा उठा रहा हूँ, और इसी कारण से मुझे गोपाल रत्न और अन्य पुरस्कार भी मिले। बिल्कुल। एक तो मैं धन्यवाद दूंगा कि 18 उन्होंने सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी प्रधानमंत्री जी ने, और मेरे फार्म पे मैं तो सक्षम हूँ, 1050 का एक सीमन खरीद रहा हूँ। 107 बछड़ियाँ मेरे यहाँ पैदा हो गई फार्म पे। मैं भारत सरकार से ये कहना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये सॉर्टेड सीमन गांव तक हर किसान के पास पहुँचे, सब्सिडी सहित 200-300 रुपये किसान देने को तैयार है। तो जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, मेरा अनुभव है तीसरी पीढ़ी में 10 लीटर वाली 20 लीटर की गाय हो जाएगी, ऐसा मेरे यहाँ हो रहा है। ब्रीड वाइज मेरे यहाँ हल्की गिर थी, वो तीसरी पीढ़ी में 100% गिर हो रही है। बिल्कुल। उसके अलावा दूध का उत्पादन तो बढ़ ही रहा है। ये जो आप बात कर रहे हो आवारा पशु की, जो रोजड़ों की तरह बछड़े नुकसान करते हैं, इनसे निजात मिलेगी, रोड पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। और सबसे बड़ा फायदा है, मैं राजस्थान की बात करूं, अभी हर ब्लॉक में नंदीशाला खोल रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए सेड के दे रहे हैं। अगर ये पैसा सरकार हजारों रुपए खर्च करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बचा सकती है, इस फार्मूले पे करें। दूसरा 1 मिनट और बताऊंगा मैं कि गोकुल मिशन मेरे को हो गया, LNM योजना जो भारत सरकार की है, आप वंडर करेंगे, 30 नवंबर 21 को मैंने अप्लाई किया था। गोकुल मिशन मुझे 1 वीक में मिल गई। और जो LNM योजना है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू घूमती अभी वही है। हमारे राजस्थान की बात करूं तो एक भी किसान को LNM योजना का लाभ नहीं मिला है, इसलिए भारत सरकार हमने से आपको बुलाया इसलिए है कि आप जो है सरकार का भी मार्गदर्शन करें। तो मेरा निवेदन है LNM योजना को भी गोकुल मिशन की तरह डायरेक्ट
अगर आप कर देंगे तो मैं कह रहा हूँ अब तक राजस्थान में करोड़ों अरबों रुपए किसान की बकरी खरीद मुर्गी खरीदे जाएंगे, काफी फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सेगमेंट हमने विपणन पर यानी मार्केटिंग पर कुल मिलाकर डेडिकेट किया है। उस पर आप या तो सिंवर जी का उस बारे में या उन्होंने भी कुछ कहा है कैसे उसको किया जाए, ये एक बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, दोनों ही वरिष्ठ साथी हैं, काफ़ी लंबे समय से किसानी और खेती के अंदर और अच्छा अनुभव है। मैं 3 बातें जोड़ना चाहूँगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गांव आधारित अर्थव्यवस्था, किसानी आधारित अर्थव्यवस्था रही है। बिल्कुल, ये बात इस देश की उन्नति के लिए, गांव की उन्नति के लिए, किसानों की उन्नति के लिए जब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक उन्नति नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, अभी हनुमानगढ़ के वरिष्ठ किसान हमारे सबसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने कही, मैंने कोरोना काल में एक बात कही थी, वो बेबाकी से जुबान पर आई थी, माँ सरस्वती की कृपा थी, कि ये मानव जाति के ऊपर एक त्रासदी के रूप में आया कोरोना, और हमारे अपनों को, बहुत से अपने को उन्होंने बिल्कुल हमसे छीन लिया। लेकिन भारतवर्ष के लिए ये एक उपलब्धि के रूप में, एक अवसर के रूप में भी आया कि जैविक की मांग हुई। पैसे होते हुए भी आदमी के पास वो इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए वो जैविक उत्पाद नहीं थे, तो जैविक उत्पाद की तरफ जो देश और दुनिया का ध्यान गया, इस जैविक की पूर्ति केवल और केवल हिंदुस्तान ही कर सकता है। इसके लिए केवल हमको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, संग्रहण करना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी पड़ेंगी। और एक सुझाव मेरा विपणन के लिए एक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संकेत है कि जैसे अभी अवाना साहब ने बताया कि आपका शहर के नजदीक में आपका फार्म है, लेकिन जो किसान दूर दराज बड़े शहरों से दूर पर हैं, उनके लिए यह सुविधा कैसे हो सकती है? वो जो एफपीओ का कंसेप्ट देश भर में आया, 10,000 एफपीओ का, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नए एफपीओ किसान अपने स्तर पर भी बना रहे हैं। एक तो उन एफपीओ को भी सरकारी सुविधाएं मिलें जो सरकार के एफपीओ के अलावा, बिल्कुल। और दूसरा उन एफपीओ को जो टाउन प्लानिंग के माध्यम से जो हम एक रिहायशी क्षेत्र के अंदर मार्केट बनाते हैं, बिल्कुल, उनके अंदर उन एफपीओ को विपणन केंद्र अलॉट किया जाए, बिल्कुल, ताकि गांव का उत्पाद, जैविक उत्पाद, गांव में प्रोसेसिंग किया हुआ उत्पाद, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर की जो स्कीम है, उसका लाभ किसान को मिल सके। तो वो जो विपणन केंद्र है टाउन के अंदर, उसके अंदर उन एफपीओ को, उन एफपीसी को, उन किसान समूहों को अलॉटमेंट जगह हो, ताकि कंज्यूमर को शुद्ध दूध, शुद्ध जो ना प्रोडक्ट मिल सके, उपलब्ध हो सके। समय थोड़ा कम हो चला है। राजीव जी, शंकरलाल सिंवर ने जो विपणन की बात की है, उन्होंने कहा कि किसान ये उत्पादक है और फिर सामने कंज्यूमर है, दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। और अगर वो रिलेशन के साथ साथ अगर एक बुनियादी ढांचा भी अगर वहाँ डेवलप हो गया, सरकार केवल और केवल एक रेगुलेटरी की भी भूमिका अगर निभाएगी, तो एक पैसा उसे अपनी तरफ से नहीं देना पड़ेगा और पूरी एमएसपी से भी ज़्यादा, मतलब लाभकारी मूल्य भी मिल जाएगा। आप सहमति, समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं जी, ये बात सही है, क्योंकि हमने ये देखा है जिस इलाके में जो खेती होती है उसका छोटा इलाका होता है, जैसे हमारे हनुमानगढ़ में राइस बेल्ट है, चावल का उत्पादन हो रहा है, किन्नू का उत्पादन हो रहा है, वहाँ के किसान उसकी इकाई लगाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल प्रताप, हम कुल मिलाकर के जो किसान उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन करने के बाद उसे जो हम उसकी आय 2 गुना या 4 गुना होने की जो बातें हो रही हैं, वो बात तो सिर्फ उसका उत्पादन उसने जो पैदा किया वो बिका 2 गुने में, अगर वो बिक जाएगा, जो रेट उसको मिल रहा है, अगर उस रेट से उसको डबल रेट मिल गया, 10 का 20 मिल गया, तो आय भी 2 गुनी हो गई। ये कैसे संभव है? मैं ऐसा मानता हूं कि 2 गुनी आय संभव है बिल्कुल, लेकिन जो युवा किसान है उसकी जिम्मेदारी मानता हूं मैं। ठीक है। हमारे जब गांव में देखते हैं, जो एक 50 साल के पिता हैं, वो मार्केट नहीं कर सकते, तो युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी मानता हूं। उसके साथ में एक चीज़ और जोड़ता हूं कि सरकार ने और सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने ये प्रयास किया, नए इंजीनियर बड़े, नए साइंटिस्ट बने, लेकिन किसी सरकार ने ये प्रयास नहीं किया कि नए
नए भारत के किसान बने, नए किसान खड़े हों। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली में भी अपन को थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है। छोटे बचपन से ही खेती और शिक्षा उसकी दी जाए, क्योंकि गांव में 90% से भी ज्यादा लोग खेती पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो सब्जेक्ट उसको बचपन से नहीं पढ़ाया जा रहा, उसको 11th में जाके कहते हैं अब ले ले। तो वो तो कोई भी ले सकता है, लेकिन गांव में इस शिक्षा को इसमें लाना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में। बिल्कुल। नमस्कार जी। जी, विपणन कैसे बिक सकता है? जैसे शंकर लाल जी ने अभी बताया, तो अपने इसमें प्रत्येक गांव में ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनी हुई है, शहर में बनी हुई है, तो उसके माध्यम से भी अपने कर सकते हैं। लेकिन उसका दायरा बहुत छोटा कर दिया, उस दायरे को थोड़ा सा नहीं, और प्रत्येक पंचायत स्तर पे बनी हुई है जी। हाँ, तो उसमें गांव की ढाणियां मतलब आ जाती हैं। शहर का है तो शहर में बड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति बनी हुई है, बिल्कुल। जिले पे बनी हुई है, तो इस स्तर से उसमें के अंदर भी अपने कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, जिसे कोई आधा मिनट में कोई स्पेशल बात कहनी है तो जरूर मेरा कहें। एक निवेदन तो ये है जी कि सरकारों को जो मॉडल फार्मर है, क्योंकि ज्ञान 87% देखने से आता है। ठीक बात, आप सुना हुआ भूल सकते हो, पढ़ा हुआ भूल सकते हो, देखा हुआ नहीं भूल सकते। बिल्कुल। तो देश के विद्यार्थियों को और ये आपके जो कृषि वैज्ञानिक है उनको ऐसे किसानों के यहाँ ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। एक काम पूरे के पूरे जो लोग हैं सरकार अपनी नीति में लाए कि जो किसान फार्म टूरिज्म कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो संदेशवाहक हैं, वो आपकी संस्कृति के संदेशवाहक हैं, आपके रोजगार के संदेशवाहक हैं, बिल्कुल, उनको पर्यटन नीति में सम्मिलित किया जाए, बिल्कुल। और शिक्षा का केंद्र जो है किसान के फार्म को बनाया जाए। देखिए, मैंने झांसी में अपने खेत पर किसान समृद्धि विद्यापीठ बनाया है। क्या बात, बढ़िया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं जो 10 रुपए सप्ताह या 50 रुपए महीना जमा कर रही हैं, 10-10, 12-12 महिलाओं के समूह बने हैं, एफपीओ बने हैं। इनको ये घर में महिला अपना घर का काम करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, सब काम करते हुए 50 रुपए से 200 रुपए रोज कमा सकती हैं। केवल अपने जो साल भर में माल पैदा कर रही हैं कृषि उत्पाद, उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग करके, अलग से लाइट के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं, सोलर के द्वारा ही वो छोटी छोटी मशीनों को लगाया जा सकता है। कान सिंह जी, एक चीज और आप हमें बताइए, आपने जो अपने खेत पर फार्म टूरिज्म का मॉडल खड़ा, वहीं पर लोग आते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पर जो है वो ठीक है अपना, अभी तक कितने कुल मिलाकर कितने देशों के लोग और कितने लोग आपके 15-16 देशों के नियमित लोग मेरे पास आते हैं, और देश का ऐसा कोई प्रांत और कोना नहीं है जहाँ के लोग नहीं आते हों। रोज 40-50 आदमी एवरेज आकर के उस वातावरण को मैंने सबसे ज्यादा जोर मन को ठीक करने पे दिया है। क्या बात? मन 2 तरीके से ठीक होगा, पॉजिटिव वातावरण और शुद्ध खान पान। क्या बात, दोनों चीजों का मॉडल दिया होगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं लल्ला साहब। 1 मिनट रामवीर जी, हम लोग स्वावलंबी आधार पर जो है विपणन की व्यवस्था बनाए हैं। जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, उसका उत्पादन स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक भंडारण सुरक्षित रहता है। तो नगरों में अन्नदाता सम्मान समारोह करके ऐसे किसानों की ब्रांडिंग जो है कि उत्पादक स्वयं उस किसान को समझे कैसे बिना डीएपी यूरिया कीटनाशक का प्रयोग करते हुए। ये तो व्यक्तिगत लेवल पर या फिर एक ग्रुप बना करके एक लेवल पर तो होता ही है, जो कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन यही नीतिगत तौर पर भी इस सब चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। नीतिगत रूप से जैसे आपने कहा कि ब्लॉक स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर अगर सरकार के द्वारा भंडारण की क्षमता का ऐसा मॉडल विकसित होता है तो हमारे किसानों को उसमें रखने के लिए, नहीं तो एमएसपी के लिए किसान जो है मारे फिरते हैं और उनका उत्पाद समय से बिक नहीं पाता। लल्ला शायद कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, आधा मिनट बचा है जी। हमें साहब ये कहना है, जो हमारा मॉडल है वो छोटे किसान के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारा इस मॉडल में है, करीब आप 55 से 60 दिन में किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है। क्या बात, क्या गारंटी से। और जिसको कराना हो उसकी हम गारंटी दे रहे हैं। मोटी बात कुछ नहीं है, जो सही बात है बहुत सरल है। उसमें जो ऐसा कोई किसान नहीं है छोटा जो गाय भैंस ना दूध के बिजनेस ना करता हो। बिल्कुल। इसमें 60 दिन में गोबर गैस, 38 दिन में सैलरी बनाने लगता है। उसके द्वारा जो फॉडर पैदा होता है वो हमारी गैर दूध देने वाली गाय 6 महीने में 51 हो गई थी, जो मरने जा रही थी, और चौथी पीढ़ी भी रही है। क्या बात। तो उससे पूरी आमदनी बढ़ जाएगी, उनका खाने का खर्च खत्म हो जाता है। जी, लास्ट अवाना जी।
आप कुछ कह रहे जैसा मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हमारी मार्केटिंग तो वो कर रहे हैं, 23 को मिलेट ईयर मना रहे हैं और सारी दुनिया में हमारे मोटे अनाज को उन्होंने पहुंचाया है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, बाजरा जो 15 रुपए बिक रहा था, अभी डीडी किसान की टीम मेरे फार्म पे शूट करके लाई है। हम 15 प्रोडक्ट बना रहे हैं और बहुत जयपुर में डिमांड है। आप तो 1 किलो बाजरा कितने में बेच दे रहे हैं प्रोसेस इस करके? बार मैं कह रहा हूँ 30 रुपए बिकेगा राजस्थान में, जो बढ़िया। 15 रुपए था, क्योंकि बाहर बहुत जा रहा है। सीमर साहब, आखिर में आपसे समापन करेंगे। बस मेरा तो सर्कुलेशन बनाने की यही बात थी कि गांव में पूरे देश में सोसाइटी है, सरकार को कोई नया मॉडल खड़ा नहीं करना पड़ेगा। वहीं उसका स्टोरेज कर दो, वहाँ की उत्पादन क्षमता के बराबर के 2 डबल साल का, बिल्कुल। और बैंक स्थापित कर दो। मैंने अपने प्रैक्टिस किया है, मेरा माल अगर 100 बोरी मैंने एक बोरी करके बेच के घर की जरूरत पूरी की है तो मेरे पास पैसे बचा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि 100 बोरी एक साथ बेचनी पड़ रही है, इसलिए मैं गरीब हूँ। तो हमें सक्षम बनाने के लिए गांव की सोसाइटी में संग्रह केंद्र और बैंक, हम अपने आप बाकी कर लेंगे, एमएसपी मांगेंगे नहीं, हम पैदा उतनी करेंगे कि जितनी देश में आवश्यकता है, या एक्सेस करेंगे तो सरकार पहले अप्रूवल दे कि हम इसका एक्सपोर्ट करने वाले हैं, आप इसे ऐसा पैदा करो। बिल्कुल। तो हम तो देश को सबल बनाना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी किसानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो सब राज्यों से आए हैं। और कुल मिलाकर के अगर इस सारी बातचीत को, ये जो घंटा भर चली है, इसे समझने की कोशिश की जाए तो देश को खेती को बुनियादी ढांचा स्थापित करने की जरूरत है। बुनियादी ढांचा खेती के लिए क्या होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ, ये भी विकसित होना जरूरी है। यहां पर बात हुई कि उत्पादन एक बुनियादी ढांचा है, उसको समझा जाए, विपणन, उसकी मार्केटिंग एक बुनियादी ढांचा है, उसको समझा जाए। अगर गांव में 10 गोबर गैस प्लांट लगाने हैं तो ये उसका बुनियादी ढांचा है। अगर खेतों को एक साथ करना है तो ये उसका बुनियादी ढांचा है। मेड़ पर किसान की लड़ाई ना हो, ये उसका बुनियादी ढांचा है। और विपणन, यानी अगर किसान के उत्पाद को D2C के मॉडल पर अगर बेचना है तो गांव के अंदर एक भंडार गृह यानी गांव का गल्ला, और साथ में शहर में एक कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर एक उसका आउटलेट, ये होना जरूरी है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ चीजें फिर आपको नहीं दिखाई देंगी, यानी फिर मंडी नहीं दिखाई देगी। दिखाई देगी तो कहां दिखाई देगी? आपको हर सोसाइटी में एक छोटी सी मंडी दिखाई देगी, वो ही उसके केंद्र होंगे, वो उसका एक्सपेंशन होगा, वो उसका एक्सटेंशन होगा, वो उसका विस्तार होगा। और जब ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था जब इस तरह से चलेगी तो निश्चित तौर पर किसान की जो आय है उसका भी विस्तार होगा, और देश भी अपनी जो तरक्की की राह है, प्रगति का पथ है, उस पर तेजी से आगे बढ़ चलेगा। बजट स्पेशल में फिलहाल इतना ही। रामवीर श्रेष्ठ को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।